नमस्कार दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज रिपोर्टर राहुल दमाय आपका पुनः हमारे अंक विधानसभा हलचल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आगामी 3 माह पश्चात समूचे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं और इसी को लेकर सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया तेज कर दी है, जिसके तहत आज हम बालाघाट के एक युवा चहेते नेता माननीय सौरभ लोधी जी से बात करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके विचार क्या है, इस विचार को आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। सौरभ जी, मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहते हैं कि माननीय सौरभ लोधी जी जो युवाओं के बड़े नेता है, ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष भी है और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ में युवाओं के लिए आप काफी बेहतर काम करते हैं। तो इन सब चीजों से पहले आपका जो राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण हुआ है, यह पदार्पण कैसे हुआ और इस राजनीतिक यात्रा का अनुभव आज तक का आपका कैसा रहा है? निश्चित रूप से जब हम लोगों ने राजनीति में कदम रखे तो मैं उस समय जो बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा है, कटंगी विद्यालय से महाविद्यालय से अध्ययनरत था। उसी समय मेरा संपर्क जिले स्तर के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनयूसाई के नेताओं से हुआ और उस समय मैंने एनयूसाई की सदस्यता ली और मेरा जो जीवन का पहला पद था वो एनयूसाई ब्लॉक अध्यक्ष था। मैं कटंगी में एनयूसाई ब्लॉक अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा। अब मात्र 22 साल की उम्र में मुझे कांग्रेस पार्टी के द्वारा वहां से कटंगी से पार्षद की भी टिकट मिली थी। इस तरीके से मेरा राजनीतिक पदार्पण हुआ और वर्तमान में मैं कांग्रेस पार्टी का जो अभिन्न संगठन है जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कांग्रेस सेवा दल, उसका भी जिला अध्यक्ष वर्तमान में हूँ। जैसे देखा जाता है हमारे देश में राजनीति के क्षेत्र में जो छात्र संघ में चलती है, एक एबीवीपी और एक एनएसयूआई। तो आपने एनएसयूआई अर्थात कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको ग्रहण किया, तो ऐसी क्या विचारधारा थी जिस वजह से आप प्रभावित हो पाए? निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी युवा हो, छात्र हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, जो हर वर्ग के बारे में सोचती है, ये विचारधारा को लेकर मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है, धर्म की राजनीति करती है और जो वर्तमान के जो ज्वलनशील मुद्दे होते हैं उससे हमेशा विपरीत काम करने का काम उनके संगठन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। विगत कई वर्षों से आप इस राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, तो इस दौरान आपको ऐसी क्या चीजें हैं जो अनुभव हुई है, उसका वर्णन कुछ बताइए हमें। बहुत सारे ऐसे अनुभव है जिसको हम लोगों ने वर्तमान में देखे हैं। जब जब युवाओं के मुद्दों की बात आती है, खास तौर से छात्रों की बात आती है, ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक दल उनका सिर्फ उपयोग करना जानते हैं, लेकिन उन लोगों की लड़ाई जमीनी स्तर पे नहीं लड़ते। जैसे शिक्षक भर्ती आंदोलन हो, छात्रवृत्ति की बात हो, ओबीसी बच्चों की, यहाँ से लगातार बच्चे लोग छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जाकर अपनी मांगों को ज्ञापन देते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कुलपति महोदय से। लेकिन वर्तमान में हम लोग जब देख रहे हैं तो बालाघाट जिले का कोई भी जनप्रतिनिधि हो या नेता हो जो इनके नाम से बड़े बड़ी राजनीति करते हुए कभी भी इन मुद्दों को लेकर आगे नहीं आते। अभी पटवारी भर्ती घोटाला हो, सरदार पटेल में एक प्रकरण सामने आया, ऐसे बहुत सारे बालाघाट जिले के स्थानीय मुद्दे जिसको लेकर जनप्रतिनिधि खामोश होते हैं। हाँ, जैसे कि हम लोगों ने देखा है लगातार आपके द्वारा विद्यालयीन जो विद्यार्थी होते हैं उनके मुद्दों को लगातार उठाया गया है, उन्हें न्याय दिलाया गया है, चाहे फिर वो एग्जाम से रिलेटेड मुद्दा हो या फिर छात्रवृत्ति का मुद्दा हो या फिर और भी समस्या जो उनके साथ में आती है। वहीं अगर बात करें तो आगामी 3 माह पश्चात विधानसभा चुनाव संपन्न हुए समूचे प्रदेश में और इसको लेकर बालाघाट विधानसभा से भी आपका जो नाम है वो काफी तेजी से आगे आ रहा है। आप एक युवा चहेते नेता भी बन चुके हैं, उभरते हुए एक जन प्रतिनिधि है। तो जिस तरीके से कयास लगाई जा रही कि आप भी विधानसभा चुनाव में अपनी हाथ आजमाइश करेंगे, तो इस मत से आप कहां तक के सहमत है? देखिए, वर्तमान में जो समय है, आने वाले 1.5 महीने के पश्चात में विधानसभा चुनाव होने वाले और निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन जब हमारे कांग्रेस पार्टी में अनुभव मुजारे जी शामिल हो गई और उनका जो कद है, वजूद है और जो उनका एक पूर्व में वोटों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। इसलिए आज की डेट में अगर अनुभव मुजारे जी को टिकट बालाघाट विधानसभा से मिलती तो मैं ही नहीं, संपूर्ण बालाघाट जिले का कांग्रेस परिवार उनके साथ में खड़ा रहेगा। अब बात करें हम पूरे 6 विधानसभा की, तो कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष होने के नाते, कांग्रेस नेता होने के नाते मैं बालाघाट जिले की संपूर्ण 6 विधानसभा सीट में अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करूंगा और हम सबकी इच्छा यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी बने।
बेशक आपने कांग्रेस पार्टी में अनुबा जी के पदार्पण को लेकर के बात रखी, उनका पक्ष रखा, लेकिन मेरा एक सवाल है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता अपने पार्टी में 5 सालों तक के संघर्ष करते हैं, इस लगन के साथ में कि आने वाले समय में उनको भी टिकट दी जाएगी, लेकिन अचानक से किसी शीर्ष नेता का उस पार्टी में पदार्पण होना और उसे टिकट मिलना, तो क्या ये उन छोटे कार्यकर्ताओं के साथ में न्याय सम्मत है? बिल्कुल। लाखों की संख्या में पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता रहते हैं वो काम करते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि वो जिला पंचायत चुनाव लड़े, नगर पालिका चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े। और जब अचानक कोई अन्य व्यक्ति अगर पार्टी में शामिल हो जाता है तो उन लोगों को हमारे जो शीर्ष नेता होते हैं पार्टी के वो उनको मौका देते। लेकिन हमारे भी पास में बहुत सारे विकल्प खुले रहते हैं, हम लोगों को समय का इंतजार करना चाहिए और अपने पार्टी के जो बड़े नेता है उन पे विश्वास करना चाहिए। निश्चित रूप से बड़े पार्टी के जो नेता है वो आने वाले समय में इस जमीनी स्तर के नेताओं को जरूर मौका देखते हैं और परखते भी है। जैसे कि एक बात देखी जा रही है हमारे विधानसभा क्षेत्र में बालाघाट के और बालाघाट जिले समूचे जिले में भी, कि युवाओं के साथ जो रोजगार की समस्या बन रही है, इस वजह से उनका पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात देखी जाती है कि हमारे क्षेत्र में वंशवाद की जो राजनीति वो लगातार जन्म ले रही है। तो इस तरीके से राजनीति के क्षेत्र में युवाओं की सक्रियता कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारा युवा रोजगार के चक्कर में जब महानगरों में पलायन करेगा तो क्षेत्र से युवाओं का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और राजनीति क्षेत्र में एक बात कही जाती है कि संघर्षों के साए में हरदम आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। लेकिन अगर जवानी ही नहीं रहेगी तो फिर इस क्षेत्र की राजनीति की दिशा को कौन तय करेगा? आपने जिस तरीके से बताया कि जिस और जवानी चलती है, तो जो हमारे बालाघाट जिले के खासतौर से शिक्षित युवा है, अधिकतर देखने आ रहा है कि यही पलायन करते बालाघाट जिले से नागपुर हो, हैदराबाद हो या अन्य राज्य में अपने रोजगार की तलाश में जाते हैं। लेकिन यही युवा जो हमारे बालाघाट जिले में 35 सालों से 40 सालों से जो जनप्रतिनिधि राज कर रहे, इन लोगों से कभी सवाल नहीं करते, इन लोगों से मांग नहीं करते, इनका घेराव नहीं करते। जो मूल मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेके कभी भी इन जनप्रतिनिधियों के आगे में जाकर मांग नहीं करते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो सबसे पहले मैं शिक्षित युवाओं को ही मानता हूँ। और जिस दिन शिक्षित युवा अगर ये सभी मांगे बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधि हो या मध्य प्रदेश के कोई भी नेता हो, इन लोगों से करने लगे तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा की तर्ज पर बालाघाट जिले में भी रोजगार के नए अवसर स्थापित हो सकते हैं। जैसे आज आपने छिंदवाड़ा जिले की मिसाल दी कि रोजगार के क्षेत्र में वो अग्रणी है, वैसे अगर हम देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश की से पास से लगा हुआ एक मेट्रो सिटी है नागपुर, वहां पे बहुत से रोजगार के अवसर प्राप्त है और साथ ही और भी अन्य जो समीपवर्ती जिले हैं जहाँ पे रोजगार के अच्छे साधन है। लेकिन बालाघाट में सीमित खनिज संपदा और वन संपदा होने के बावजूद भी, और एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज जो खदान है भरबेलू बालाघाट में स्थित है, इसके बावजूद भी यहाँ का युवा बाहर जा रहा है और यहाँ पे जो उपनिवेश उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई है। इस हेतु आप आज तक किसे जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, विगत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है और आपने बहुत अच्छा विषय माइंस का उठाए। लेकिन केंद्र में तो केवल 9 साल हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, 9 सालों से भी अगर है तो जो पूंजीपति लोगों ने इन चीजों में ठेका किए, अपना एक छत्र पर राज स्थापित कर ली। आज भरवेली की माइन हो, उकवा की हो, मलाज खंड की हो, कहीं ना कहीं इन सारी कंपनियों में बाहर के लोग काम कर रहे हैं। बालाघाट जिले के स्थानीय युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। इसका एकमात्र जिम्मेदार किसी को मानेंगे तो हम बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों को मानेंगे, क्योंकि ये कमीशन के चक्कर में बाहर की कंपनियों को बालाघाट बुला लेते हैं। बाहर की कंपनियां जब आती है तो बाहर के लोगों को लेके आती है, वो अपनी टीम को लेके आती है और वो टीम यहाँ पे आकर काम करती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बालाघाट जिले का जो शिक्षित युवा जो अलग अलग ट्रेडों में यहाँ पे पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, उनको मजबूरीवश नागपुर हो या हैदराबाद हो पलायन करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से बालाघाट जिले के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, पूरे जिम्मेदार आज की डेट में कोई है तो यही लोग हैं। चलिए सौरभ जी, राजनीतिक मुद्दे की बात पे आते हैं। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने एक बयान जारी किया है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने हैं वह कांग्रेस वर्सेस भाजपा न होते हुए भाजपा वर्सेस जनता होने वाले हैं, और यदि वह भाजपा वर्सेस जनता हो गए तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर कांग्रेस सरकार मौजूदा बीजेपी सरकार के ऊपर भी निशाना साधना चाहेंगी? निश्चित रूप से कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं होगा, क्योंकि यह चुनाव अब जनता का है। हमने विगत 2 साल तक कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी देख लिए। लगभग बहुत सारी नौकरियों में देखी कि नौकरी निकालती है सरकार, उसमें करोड़ों रुपए की आवक करती है फार्म भर के,
लेकिन उसके रिजल्ट नहीं होते, नियुक्ति नहीं मिलती युवाओं को। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। छात्रों की बात करें तो लगातार छात्रों के ओबीसी की छात्रवृत्ति हो, उनके रिजल्ट हो, किसानों की बात हो, आम जनता की बात हो, लगातार सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की जनता है वो पूर्ण रूपेण आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी को उसके सही जगह में पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की जनता करने वाली है। ओबीसी के मुख्य नेता होने के नाते आप ओबीसी आरक्षण के ऊपर में अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? निश्चित रूप से लगातार विगत 8-9 सालों से हम ओबीसी आरक्षण हो, जातिगत जनगणना हो और ओबीसी के कई मुद्दों पर काम कर रहे हैं। सिर्फ बालाघाट जिला ही नहीं, बालाघाट जिले से भोपाल, जबलपुर तक हमने कई आंदोलन किए। लगभग ओबीसी के मुद्दे को लेकर अभी तक लगभग 35 आंदोलन ओबीसी महासभा के नेतृत्व में मेरे द्वारा बालाघाट से भोपाल की राजधानी में कर चुके हैं। विगत 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी आरक्षण हो, जातिगत जनगणना हो या अन्य ओबीसी के मुद्दे हो, इन पर कभी भी ना मीडिया के सामने कोई बात रखता है, ना जनता के सामने कोई बात रखता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पूर्व के मुख्यमंत्री, 14 महीने की सरकार थी हमारे नेता कमलनाथ जी की, उन्होंने जैसे ही सरकार बनाई 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी को देने का काम किया। लेकिन जैसे ही धन बल के कारण हमारे कमलनाथ जी की सरकार गिरी, उसके बाद पुनः 14% आरक्षण ओबीसी का हो गया। और वर्तमान में तो हमारे जो विधानसभा बालाघाट के नेताजी है गौरीशंकर बिसेन जी, वो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष भी है, तो उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए आरक्षण को लेकर? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी हो, बड़े बड़े पद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ओबीसी के नाम से मिल जाते हैं, लेकिन इनको बोलने की आजादी नहीं मिलती है, जिसके कारण 2.5-3 साल हो गया। नगर पालिका चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, 27% से आरक्षण घट के 11% में आ गया पंचायत चुनाव में। तो कहीं ना कहीं ओबीसी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष को सिर्फ ओबीसी नेता बोलने में ही अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने कभी भी ओबीसी हितैषी होने का कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको गर्व से, एक मैं ओबीसी होने के नाते की गर्व से बोलूं कि गौरीशंकर बिसेन जी ओबीसी नेता है। ये सिर्फ लालीपाप चूसने वाले नेता है। या मध्य प्रदेश में जो निकम्मी ओबीसी विरोधी सरकार है शिवराज सिंह चौहान जी की, ये ओबीसी को बेवकूफ बनाने के काम करते हैं। चलिए, आपके मत से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर मैं आपको इतिहास में ले जाऊँ, सबसे पहले बात करते हैं हम कि संविधान के ऊपर में। संविधान जब बना उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद नंबर 340 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक ऐसी व्यवस्था रखे थे कि जो सरकारें रहेगी उनको पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए एक आयोग का गठन करना पड़ेगा, जो मौजूदा सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया। इसके बाद 10 अक्टूबर 1951 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। उसके बाद में 1953 में आयोग का गठन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की जो बातें थी वो कभी भी किसी सरकार ने नहीं की। एक समय आया 1979 का, 1984 का, जिस समय राजीव गांधी की सरकार बनी, इंदिरा जी की सरकार थी, उस समय भी ये देखा गया कि इन लोगों ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात नहीं करे। फिर एक समय आता है 1989 का, जब वीपी सिंह की सरकार उस समय रूलिंग पार्टी में आई, रूलिंग पार्टी में, और उन्होंने मंडल कमीशन के 13वें अध्याय में जो 40 सिफारिशें की गई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर के, उसमें से 2 लागू कर दी। तो अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है, यही काम तो कांग्रेस ने भी इतिहास में किया है कि ओबीसी के मुद्दे में उठाई है। तो इस बात से आप कहां तक सहमति रखेंगे? निश्चित रूप से हम अगर पुराने इतिहास में जाए, उस समय जो हमारा ओबीसी वर्ग है वो ज्यादा जागरूक नहीं था, जिसका फायदा भारत देश की सभी पार्टियों ने उठाई है। लेकिन अब हम वर्तमान की बात करें, और जो आज का युवा हो, छात्र हो, या आज 50 वर्ष का कोई व्यक्ति हो, वो ओबीसी वर्ग को लेके बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है। हम अगर पहले की बात करें तो निश्चित रूप से सभी दलों ने हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश में जो हमारे कमलनाथ जी है, उन्होंने जो अपने 11 वचन घोषित किए, उसमें एक जातिगत जनगणना भी है, उसमें जातिगत जनगणना का भी मुद्दा शामिल किए, ओबीसी आरक्षण का भी मुद्दा शामिल किए, और एक बहुत बड़ी जो मांग थी मध्य प्रदेश की नहीं, संपूर्ण भारत देश की, ओल्ड पेंशन। अगर एक विधायक हो और सांसद हो, वो जब एक बार चुनाव जीत जाता है तो उसे पेंशन लागू की जाती है, लेकिन जब एक 60 साल जो अपनी सेवाएं देता है विभिन्न विभागों में, उनको पेंशन की सुविधा क्यों नहीं? पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को भी शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं अब
आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी है ओबीसी वर्ग को लेकर चल रही है, और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो ओबीसी की बात करेगा वो देश में राज करेगा। और आज कांग्रेस पार्टी ओबीसी की बात कर रही है तो निश्चित रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ जाने को तैयार है। अच्छा, लाडली बहना योजना जो निकाली वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो इसके वजह में आप क्या राय रखेंगे? देखिए, विगत मध्य प्रदेश में 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है। 18 सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी बहनों की याद नहीं आई। शिक्षक भर्ती नियुक्ति हुई, हजारों की संख्या में बहनों को लाठीचार्ज किया गया। लगभग 3 साल तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई, उनको जेल में डाला गया। और चुनाव के जस्ट 3 महीना पहले हमारे मध्य प्रदेश के मामा को सिर्फ लाडली बहनों को ही नहीं, किसानों की भी याद आ रही है, युवाओं की भी याद आ रही है, हर जो कर्मचारी है उनकी याद आ रही है। हर लोगों के डबल वेतन किए जा रहे हैं। अगर उनको करना था तो 18 सालों से ये सब चीजें कहाँ थी? और लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो खुले मंच से कहते हैं कि उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना निकाली, उन्होंने गांव की बेटी योजना निकाली, उन्होंने कन्यादान योजना निकाली, तो उस समय तो चुनाव नहीं था, तीर्थ दर्शन योजना निकाली और भी अन्य योजनाएं निकाली, तो फिर ये आरोप कहाँ तक सिद्ध है उनके ऊपर? ये जितनी भी योजना निकालते मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए निकालते। मूल मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, उद्योग धंधे की स्थापना, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की लॉलीपॉप योजना को बहुत ज्यादा तरीके से ये लोग प्रचारित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मूल मुद्दे को दबाने के लिए, जिस तरीके से बालाघाट जिले में हम बात करें, मेडिकल कॉलेज बहुत पहले बन जाना था, बड़ी लाइन बहुत पहले बन जाना था, और भी बहुत पहले बन जाना था, उद्योग धंधों की स्थापना बहुत पहले हो जाना था। लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समय समय पे भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से खेल खेलते आ रही है और अभी भी वही खेल खेल। जिस तरीके से वर्तमान में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात करी थी, लेकिन उसके तुरंत ही बाद हमारे जो कमलनाथ जी वो आ जाते कि बोले हम 1500 रुपये देंगे और 500 रुपये गैस सिलेंडर पे देंगे। लेकिन महिलाओं को 1000, 1500 या 2000 रुपये देना, ये महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर इशारा है या महिलाओं को पंगु बनाने की ओर इशारा है, बताइए? देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की है वो चुनाव के 3 महीना पहले की है, और जो कमलनाथ जी जो घोषणा कर रहे हैं और जो इसके पहले भी 14 महीने की सरकार रही है उसमें पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखी कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बिल्कुल, किसानों का कर्ज मध्य प्रदेश में लगभग 40% के किसानों का कर्ज माफ हुआ। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर कोई घोषणा करना है, उसको अमली जामा जमीनी स्तर पे पहुंचाना है, तो जैसी आपकी सरकार बनती है उस समय अगर उस योजना का लाभ आप मध्य प्रदेश की जनता को देते तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम आते। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो घोषणा कर रहे हैं चुनाव के 3 महीना पहले ही क्यों कर रहे हैं? और जो कमलनाथ जी जो सिलेंडर की बात हो, बिजली बिल की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, ओबीसी आरक्षण की बात हो, ऐसे बहुत सारी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो चुनाव में सरकार बनते ही ये सभी योजना तत्काल लागू होगी। सौरभ जी, मेरा आपसे मत ये है कि आप मेरा प्रश्न समझ नहीं पाए। मेरा प्रश्न ये था कि भाजपा सरकार भी महिलाओं को पैसा दे रही है, कमलनाथ सरकार भी महिलाओं को पैसा देने की बात कर रही है, तो क्या महिलाओं के खाते में 1000, 2000 रुपये डाल करके उनको सशक्त बनाया जाएगा कि उनको पंगु बनाया जाएगा? क्या आपकी सरकार कमलनाथ सरकार बने या फिर भाजपा सरकार बने, क्या दोनों सरकार ऐसी कुछ परियोजना बना नहीं सकती जिस वजह से महिलाएं खुद ही सशक्त हो जाए और वो 1000, 2000 की उससे ज्यादा अर्न कर सके? देखिए, तो प्रतिस्पर्धा होती है राजनीतिक दलों में, और ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रतिस्पर्धा कहाँ जाकर खत्म होंगी? बिल्कुल। मेरा तो व्यक्तिगत अगर विचार आप लोग जानोगे तो सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को भी 1000 रुपये हो या 1500 रुपये हो, ये अगर इस तरीके की सुविधा देने से अच्छा इनको रोजगार दिया जाना चाहिए और इनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में उस रोजगार के माध्यम से सिर्फ अपना ही नहीं, अपने आने वाले परिवार का, अपने बाल बच्चों का भी भरण पोषण कर सके। क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई योजना संचालित होती तो वो कब खत्म हो सकती है इसका किसी को कोई पता नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमारे जो बच्चियां हैं, युवा है, छात्र हो, जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार बैठे हैं, इनके लिए जो भी सरकार बने मध्य प्रदेश में, अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इस तरीके के कोई ना कोई योजना माननीय हमारे आगामी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जरूर लाएंगे।
चलिए, आप अपने दल के प्रति काफ़ी समर्पित हैं और अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि आगामी जो समय में विधानसभा चुनाव है, उसमें आप अपनी भागीदारी निभाएँगे अपने पार्टी की तरफ से। लेकिन उसके ही कुछ माह उपरांत इस पूरे भारत देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने हैं और एक क्षेत्र के नेता होने के साथ-साथ में आज आप एक ओबीसी महासभा के तहत राज्य के भी नेता हैं। तो क्या आप लोकसभा में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? देखिए, मैं लगभग मेरा राजनीतिक जीवन 24 वर्ष का हो चुका है। मैंने 2000 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। अब मुझे जो ज़िम्मेदारी मिली, मैंने पूर्ण ईमानदारी के साथ काम किया हो। आज जो मेरा जो दायरा रहा है काम करने का, वो निश्चित रूप से कोई एक विधानसभा में नहीं रहा। मैंने संपूर्ण बालाघाट जिला ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम लोगों ने ओबीसी की आग लगाई है। तो निश्चित रूप से मेरी व्यक्तिगत इच्छा भी ये है कि मैं लोकसभा का दावेदार बनूँ, अपने जो कांग्रेस पार्टी है, मेरे जो शीर्ष नेता है, उनसे लोकसभा की टिकट मांगूँ। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से अभी से घोषणा करता हूँ कि आने वाले जो 4 महीने 5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, अन्य दावेदारों की तरह ही मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते लोकसभा की दावेदारी पूरी दमदारी से करूँगा और अपनी पूरी टीम के साथ में करूँगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, उस समय क्या करेंगे आप? क्या सौरभ लोधी बागी होके चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बागी शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने लगातार विगत कई सालों से बालाघाट जिले के हर वर्ग के लिए आंदोलन किया हूँ, जमीनी स्तर पर संघर्ष किया हूँ, तो मुझे अपने पार्टी के नेताओं पर बिल्कुल विश्वास है कि वो सर्वे करा ले, अन्य जो उपाय है वो उसके माध्यम से जानकारी जुटा ले। तो निश्चित रूप से मेरे को अपने कामों पर, और जो मेरी टीम है बालाघाट जिले में जो जमीनी स्तर पर काम करती है, उन सभी के सर्वे के आधार पर निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जी मुझे इस बार जरूर मौका देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब युवाओं को मौका मिलना चालू हो चुका है। अच्छा, हमारे मौजूदा जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कमलनाथ जी के ऊपर में एक आरोप लगाया है कि जो सरकार कल तक के राम के वजूद के ऊपर में सवाल उठाती थी, वो आज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए जय श्री राम का नारा लगा रही है। तो क्या ये मान सकते हैं कि कमलनाथ जी अब हिंदुत्व की राजनीति में उतर आए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। निश्चित रूप से अगर भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भगवान के नाम का उपयोग करती है, और कांग्रेस पार्टी में सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जैसे अन्य कार्यकर्ता भगवान को मानते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले इन शब्दों का उपयोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम हो, भारत पाकिस्तान हो, इन शब्दों का उपयोग करके भारत की जनता को भ्रमित करने का काम करती। जब जब आप कोई राज्य में देखेंगे तो इनको सीधे जय श्री राम की याद आ जाएगी, अन्य भगवानों की याद आ जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप जाके देखेंगे छिंदवाड़ा में जाम सावली, मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत देश के सबसे बड़े बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो मंच से बोलते कि उसकी स्थापना उन्होंने की है। अब ये तो उन्हीं को पता होगा, शिवराज सिंह चौहान जी को। वैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोलने में माहिर है, रोज एक नया झूठ उनका आता है। अभी हर कर्मचारियों को बड़ी बड़ी घोषणा करके गुमराह करने का काम कर रहे। तो मध्य प्रदेश की जनता नहीं, भारत देश की जनता जानती है कि कमलनाथ जी हो या हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, जब हम अयोध्या की बात करेंगे जब, तो उसका गेट खुलवाने का काम भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भगवानों के नामों का उपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, और अन्य जो हमारे भगवान है वो हमारे दिल में बसते, उसे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। सौरभ जी, आपकी और हमारी मुलाकात का आखिरी सवाल कि आगामी विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किस तरीके से जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि अभी 2 महीने के पश्चात में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और हमारे जो भावी मुख्यमंत्री है कमलनाथ जी, वो लगातार जो उनके वचन पत्र आ रहे, घोषणा पत्र आ रहे, उनमें जनता से जुड़ी हुई बातें कर रहे, युवाओं से जुड़ी हुई बातें कर रहे, आदिवासियों से जुड़ी हुई बातें कर रहे, दलितों से जुड़ी हुई बातें कर रहे। तो मैं आपके माध्यम से समस्त साथियों से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं भी एक दावेदार हूं। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिसके माध्यम से मैं, इसके पूर्व जो सांसद हुए, इन्होंने सिर्फ पानी टैंक और यात्री प्रतीक्षालय बनाने का काम बालाघाट जिला ही नहीं सिवनी में भी किया है।
इनकी बड़ी सोच कभी नहीं रही है। अगर आप मुझे एक बार मौका देंगे और कांग्रेस पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित रूप से बालाघाट और सिवनी में विकास के नए स्थापित करने की मैं आप सभी से वादा करता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहला शब्द के माध्यम से अपने विचार हमसे साझा किए और आने वाले समय के लिए आपको अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि आज के अंक में हमारे विशेष जो अतिथि थे माननीय सौरभ लोधी जी, उनने अपने विचार हमारे साथ में साझा किए और वो विचार आप तक के पहुंचे। आगामी अगले अंक में हमारे साथ कौन होंगे हमारे अतिथि, जानने के लिए बने रहिए पहला शब्द न्यूज के साथ।